हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपनी वीडियोस में यहाँ पे एक लेक्चर कवर करेंगे, मींस जिसमें मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस के लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के बच्चे होंगे जो कि सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, मीन्स जेई और नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपके पास यहाँ पर लेक्चर में जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसमें बोर्ड्स, जेई और नीट सभी बच्चों के लिए वो थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ हमारे पास टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बोर्ड में नहीं लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिटिव में आते हैं। तो वो टॉपिक मैं अलग से बनाऊंगा जो कि स्पेशली जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करेगा। सो मेक श्योर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जाकर के उस प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। और मैं सेपरेटली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि बोर्ड्स में आ चुके हैं या जो फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में आपके इससे पहले देखने को मिले हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो। सो क्वेश्चंस को हम सेपरेटली अलग वीडियोस में कवर करेंगे और जो हमारा थ्योरी पोर्शन उसको अलग से कवर करेंगे। तो चलो फिर आज फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो चैप्टर सॉल्यूशंस है, अब यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है सॉल्यूशंस, आपको सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा या आपने इससे पहले ये जो वर्ड है सॉल्यूशन है कहीं पे सुना होगा। देखो, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन से पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लेते हैं मिक्सचर्स को। अगर हम लोग अपने आसपास देखें, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस या जितनी भी चीजें आप लोग देखते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस होने के जो उनके चांसेस वो बहुत कम है। मींस मैं अपने आसपास जितनी भी चीजें देखूं, सबसे अच्छा उसका एग्जांपल है एयर। तो अगर हम लोग जैसे यहाँ पर एयर की ही बात करें, सो एयर क्या है? एयर हमारे पास मिक्सचर है। ये किसका मिक्सचर है? मल्टीपल गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन गैस है, जिसमें नाइट्रोजन गैस है, इसमें CO2 भी है, इसमें हीलियम भी है, इसमें आर्गन भी है। सो यहाँ पर बहुत सारी गैसेज हैं। तो ये एयर क्या है? एयर हमारे पास एक मिक्सचर है। तो सिमिलरली जितने भी कंपाउंड्स या जितने भी सब्सटेंसेस आप यहाँ पर नेचर में अपने आसपास देखते हो, ये ज्यादातर जो सब्सटेंसेस है ये क्या होते हैं? ये हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं। अब अगर मैं मिक्सचर्स को सॉल्यूशंस में देखूं कि मिक्सचर से सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, तो मिक्सचर्स में एक होते थे होमोजेनस मिक्सचर्स और एक होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस मिक्सचर जो है, होमोजेनस मिक्सचर से आगे जाकर के सॉल्यूशन बनते हैं। सो होमोजेनस मिक्सचर क्या हुआ करते थे? जहां पर आपके पास जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती थी थ्रू आउट द मिक्सचर। तो जो ये होमोजेनस मिक्सचर्स है, होमोजेनस मिक्सचर्स को ही आगे कन्वर्ट किया जा सकता है सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूशन आपके पास एक होमोजेनस मिक्सचर हो गया, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, जिसकी आप कंपोजिशन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वेरी कर सकते हैं, बट विद इन द सर्टेन लिमिट्स। ठीक है। तो अब अगर सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको एक मिक्सचर वाला पॉइंट समझाया था और एक प्योर सब्सटेंसेस वाला पॉइंट समझाया था। अगर हम लोग प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास क्या क्या आ जाते थे? वहां पर एलिमेंट्स हमारे पास होते थे, वहां पर कंपाउंड्स होते थे। तो प्योर एलिमेंट्स एंड प्योर कंपाउंड्स ये बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको हमारे चारों तरफ। तो मीन्स सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्योर सब्सटेंसेस ना के बराबर मिलेंगे। तो मेनली हम लोगों को वहां पे क्या देखने को मिलेंगे? वहां पर आपको देखने को मिलेंगे मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे होमोजेनस मिक्सचर्स की, तो यही होती है आपके पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन वाले पार्ट की अब बात कर लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन में जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, अ सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हु कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आपके पास एक होमोजेनस मिक्सचर होगा। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कि जो कंपोजिशन होगी सॉल्यूशन की वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। देखो, अगर हम लोग इसको समझे कि होमोजेनिटी होती क्या है, होमोजेनस मिक्सचर्स को हम कैसे बता सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो मान करके चलते हैं ये आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन हो गया मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन। अब अगर ये आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो इसकी होमोजेनिटी जो हम लोग बता रहे हैं कि ये होमोजीनियस है, तो वो कैसे है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक ये पॉइंट है जो कि बिल्कुल नीचे है, बॉटम पर है, इसको मैंने मार्क किया, ये मेरे पास पॉइंट फर्स्ट है और ये है पॉइंट सेकंड। तो अगर मैं पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड की बात करूं, यहां से किसी ने एक स्पून निकाला पॉइंट फर्स्ट से, और सेकंड वाले पॉइंट से भी एक स्पून निकाला वाटर का और टेस्ट किया। तो क्या ऐसा होगा कि जिसने यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट से ये नमक वाला पानी निकाल करके पिया है, इसको टेस्ट ज्यादा आएगा, और जिसने सेकंड वाले पॉइंट से इसको टेस्ट किया है सॉल्ट वाटर को, इसको टेस्ट कम आएगा? तो यहाँ पर जो टेस्ट है इस सॉल्ट वाटर का, ये दोनों के लिए ही सेम रहेगा। अभी दोनों के लिए सेम क्यों है? जबकि मैं तो एक बार इस जगह से यहाँ पर सॉल्ट वाटर को टेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सेकंड जगह से। अगर आप थर्ड भी एक पॉइंट लेते हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल मिडल से भी चेक करूंगा, तो भी मेरे को ये टेस्ट सेम ही करेगा। तो इसके पीछे रीजन है होमोजेनिटी। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा है? ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। जो नमक आपने यहाँ पर पानी में घोला था वो इतनी अच्छी तरीके से घुल गया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए उसके सारे के सारे पार्टिकल्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास बन जाते हैं एक होमोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस मिक्सचर्स आप जब यहाँ पर बनाएंगे, तो होमोजेनस मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि सॉल्यूशन में हम लोग दो चीजें समझेंगे, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अब बात कर लेते हैं आगे की। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं?
तो बेसिकली आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पहले भी सुना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते थे। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा पार्टिकल होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है, हम लोग उस कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे जो कि सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है। या फिर सॉल्वेंट की और बेटर डेफिनेशन क्या निकल करके आती है कि वो कंपोनेंट जो कि हमारे सॉल्यूशन की फेज यहाँ पर डिसाइड करेगा। देखो, फेज डिसाइड करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पानी में अगर नमक घोला था तो वो जो वाटर है, वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में है, तो आपको सॉल्यूशन भी लिक्विड का ही मिलेगा, क्योंकि आपने सॉल्वेंट किसको यहाँ पर रखा था, सॉल्वेंट आपने वाटर को रखा था, मींस लिक्विड स्टेट को आपने यहाँ पर सॉल्वेंट बनाया था, तो जो सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है वो भी लिक्विड स्टेट का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट के साथ ये चीजें नहीं होती हैं। सॉल्यूट आपका फेस डिसाइड नहीं करता है। सॉल्यूट क्या करेगा, वो जाकर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद आपको फाइनली सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो सॉल्यूट इसीलिए कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट हमारे पास वो कंपोनेंट होता है जो कि सॉल्यूशन की फेस डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि सॉल्यूशंस हमारे पास कितने तरीके के होते हैं। देखिए, जो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं, उसमें आएगा हमारे पास पहला सॉल्यूशन जो कि होता है बाइनरी, फिर होते हैं आपके पास टर्नरी, और उसके बाद होते हैं यहाँ पर क्वार्टरनरी। तो ये टर्शरी नहीं, इसको आप टर्नरी कर लीजिए, ये टर्नरी सॉल्यूशन है। देखो, अब ये बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी हम लोग कैसे बताते हैं, मैं यहाँ पर एक टेबल से आपको समझा देता हूँ। अगर मेरे पास सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो होगा बाइनरी। तो बाइनरी जो सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर सॉल्यूट भी एक ही टाइप का होता है और सॉल्वेंट भी एक ही टाइप का होता है। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन इसके बाद अगर आपको टर्नरी पे जाना है तो टर्नरी पे तो आपको तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तीन कंपोनेंट्स कैसे होंगे, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट हमेशा मेरे पास एक ही होगा। ठीक है, एक होने का मतलब है कि अगर आपने वाटर को सॉल्वेंट बनाया तो वाटर ही सॉल्वेंट रहेगा। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि वाटर के साथ आप इथेनॉल लिया है तो आपने दो सॉल्वेंट कर दिया, अब इसके अंदर आप शुगर ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। सॉल्वेंट हमेशा हमारे पास फिक्स हो जाता है, सॉल्वेंट एक रहता है, सॉल्यूट एक दो तीन चार कितने भी आप यहाँ पर मिला सकते हो। तो सॉल्वेंट अगर मेरे पास वन ऑफ अ काइंड है और अब मैं दो तरीके के सॉल्यूट यहाँ पर ऐड कर रहा हूं, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टर्नरी सोल्यूशन। फिर इसके बाद आता है क्वार्टरनरी। देखिए, क्वार्टरनरी की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरनरी में टोटल चार कंपोनेंट्स होंगे। अब चार कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं आपको पता है कि सॉल्वेंट हमने फिक्स कर दिया है, सॉल्वेंट आपके पास एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट कितने हो जाएंगे यहाँ पर तीन। तो टोटल चार कंपोनेंट्स हो गए आपके सॉल्यूशन में, तो ये बन गया आपके पास क्वार्टरनरी। तो बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टरनरी जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स पे कि हम लोग कितने तरीके के कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट फिक्स कर दिया जाता है, सॉल्वेंट वन ऑफ अ काइंड होता है, सॉल्यूट आप एक से ज्यादा भी मिला सकते हैं, दो तीन चार ये कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस में अभी आपने बोला कि चलो ये तो तीन काइंड के हो गए, मींस ये हो गया, एक तो हमारे पास आ गया इसमें बाइनरी, ठीक है, जो कि एक सिंगल कंपोनेंट होगा, फिर एक दो कंपोनेंट वाला होगा, और एक वो एक दो कंपोनेंट का होगा, एक तीन कंपोनेंट का होगा, और एक चार कंपोनेंट का होगा। लेकिन सॉल्यूशंस में क्या होता था, सॉल्यूशंस में आपने इससे पहले शायद अगर आपने देखा हो तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी, हमारे पास एक होते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होते थे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो ये क्या है, सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट में स्टार्टिंग में आप सॉल्यूट ऐड करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इनफाइनाइटली सॉल्यूट का अमाउंट ऐड करता चला जाऊं और वो सॉल्यूट जो है उसमें वो डिसॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो भी किसी पर्टिकुलर लिमिट तक ही डिसॉल्व होता है और उसके बाद उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो जब तक सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में जा रहा है और वो डिसॉल्व होता है, तो तब तक आपका जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड फेस में, मींस अभी ये सैचुरेट नहीं हुआ है, ये अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, जब तक आप सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर अमाउंट को डिसॉल्व कर सकते हो सॉल्वेंट में, वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। लेकिन अब आप एक ऐसी फाइनल स्टेज पर पहुंच गए जब आप सॉल्यूट ऐड तो कर रहे हैं बट अब वो घुलना बंद हो गया है, वो एज इट इज आपके सोल्यूशन में पड़ा है। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो मीन्स आपका जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया है, यहाँ पर सैचुरेट हो गया है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता था कि अगर मैं सैचुरेशन तक पहुंच गया हूं तो सैचुरेशन के बाद भी अगर मेरे को थोड़ी बहुत सॉलिबिलिटी और चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा करके देख सकते हैं। लेकिन ये भी उस केस में वैलिड होता है जब आप किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो किसी लिक्विड में,
तो कुछ कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अपनी सॉलिबिलिटी कम कर देते हैं। इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर के इस पार्ट में। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बाद आपने टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे अगर मैं चीनी की ही बात करूं, अगर आप चीनी को ठंडे पानी में घोलें या उसके साथ एक गर्म पानी में घोलेंगे तो गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पर हेल्प कर रहा है शुगर को डिजोल्व होने में वाटर में। तो अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, जो सॉलिबिलिटी है वो थोड़ी बहुत और बढ़ जाती है, बट इनफाइनाइट टाइम्स नहीं बढ़ेगी। मीन्स की टेम्परेचर में बढ़ाता जाऊं और सॉलिबिलिटी बढ़ती जाए, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़े टाइम तक वो थोड़ी सी सॉलिबिलिटी और ऑफर कर देगा, लेकिन सैचुरेटेड के बाद अब ये पहुंच जाएगा कौन सी स्टेज में, अगर आपने टेम्परेचर राइज करके इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ाई है तो अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब ये जो सुपर सैचुरेटेड है ये मेरे पास फाइनल या एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गया है अपनी सॉलिबिलिटी के। इसके ऊपर अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यूज करके बनाए जाने वाले सोल्यूशन की। देखो अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्यूट आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, और सेम चीज जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी आपके पास तीनों में से कोई भी फेज में रह सकता है। तो सबसे पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया है कि सॉल्वेंट आपके पास गैसियस है। ठीक है, अब हम लोगों का जो सॉल्वेंट रहेगा वो गैस फॉर्म में रहेगा, और एक बार उसमें गैस वाला सॉल्यूट मिलाएंगे, एक बार लिक्विड फॉर्म का और एक बार सॉलिड फॉर्म का। तो अगर हम गैस इन गैस का यहाँ पर एक सॉल्यूशन पढ़े तो गैस इन गैस का जो सॉल्यूशन है वो है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन एयर। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर का। उसके साथ अगर लिक्विड इन गैस का पढ़े तो लिक्विड इन गैस का हमारे पास जो एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, अब अगर ये क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन गैस तो सभी लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये तो एक ऐसी चीज हो गई जो आप लेबोरेटरी में जाएंगे तभी आप देखेंगे। लेकिन वाटर वेपर के एग्जांपल से तो समझ सकते हैं ना। अगर हम लोग वाटर वेपर की बात करें तो जो एयर है, एयर आपके पास कौन सी स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, ड्राई एयर जो है। और जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वही जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें। तो मीन्स वो जो वाटर वेपर था वो लिक्विड फॉर्म का था, वो आपका सॉल्यूट बन गया, और जो कि एयर यहाँ पर इतनी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो आपके पास यहाँ पर बन गई थी सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो यहाँ पर मिले, सॉल्यूट हो गया आपके पास लिक्विड फेज का, और जो सॉल्वेंट हो गया वो हो गया आपके पास गैसियस फेज का। नेक्स्ट है सॉलिड का मिक्सचर किसके साथ, गैस के साथ। अब अगर सॉलिड गैसियस सोल्यूशन की बात करें तो एग्जांपल में दिया गया है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस और डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। सो इसी तरीके से यहाँ पर नीचे एक बार सॉल्वेंट फेज में लिक्विड फिक्स कर दिया है और एक बार सॉल्वेंट फेज में आपने सॉलिड फिक्स कर दिया है। तो सभी के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इजिली आपको समझ आ जाएंगे। इनमें से जो एक बहुत मेन या बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल रहेगा आपके आगे के लिए, जिसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। हम लोगों का मेनली जो फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो इस पे रहेगा, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस एंड पर्टिकुलरली लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। हम लोग मोस्टली इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सो ये दो टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन है, मींस गैसेस का लिक्विड के साथ और लिक्विड का लिक्विड के साथ, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं इसका एग्जांपल भी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है CO2 डिजॉल्व इन वाटर। अब ये CO2 डिजॉल्व इन वाटर का जो एग्जांपल है क्या है, आपने जितनी भी आज तक कोल्ड ड्रिंक्स भी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे आपके पास किसी भी कंपनी के, आप किसी भी ब्रांड की उठा करके देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेटेड बिवरेजेस। सो मीन्स कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो हैं, ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्या हैं, बेसिकली आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ एक शुगर सोल्यूशन है। अब अगर वो शुगर सोल्यूशन है तो उसमें आपको टेस्ट कैसे आ रहा है, उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, लेकिन वहां पर जो उसका एसिडिक टेस्ट है, जो एसिडिक नेचर है, और वो फिज जैसा जो साउंड करता है, ये क्यों होता है, उस पानी के अंदर CO2 एंट्रैप हो रखी है। तो वहां पर जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उसको हम लोगों ने बॉटल में यहाँ पर फिट किया हुआ है, अंडर हाई प्रेशर सील कर दिया है और उसके ऊपर कैप लगा दी है। तो वो जो CO2 है, जब CO2 जाकर के रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो CO2 और वाटर की रिएक्शन से एक एसिड बनता है, और उस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है, यही कार्बोनिक एसिड यहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है उस ड्रिंक को, इसलिए आपको वो ड्रिंक एसिडिक लगती है नेचर में जब आप लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो स्पिरिटेड टेस्ट आता है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। और इसी में अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक को एक बार बॉटल ओपन कर देते हैं, 2 या 3 बार अगर उसको पियेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो पर्टिकुलरली बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा आप चीनी का पानी पी रहे हैं। क्या है उसके पीछे रीजन, क्योंकि जब आपने एक बार बॉटल ओपन कर दी तो जितनी CO2 उसके अंदर डिजोल्व थी हाई प्रेशर में, प्रेशर रिलीज करते सारी CO2 यहाँ पर बॉटल को लीव कर जाएगी और वो सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक शुगर सोल्यूशन यहाँ पर रह जाएगा। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड का एक एग्जाम्पल दे रखा है,
अब इसमें एग्जांपल है इथेनॉल और मिथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। अब इथेनॉल और मिथेनॉल, जैसे हम लोग अगर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए बात करें कि जितने भी लोग यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लिकर कंज्यूम करते हैं, सो बेसिकली हम लोग इथेनॉल का कंजम्पशन वहाँ पर देखते हैं। इथेनॉल को यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो आपने देखा ही होगा कि पानी के अंदर हम लोग, या हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर पानी मिलाया जाता है, तो वो इथेनॉल और वाटर को यहाँ पर मिक्स किया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होने वाला जो वो अल्कोहल ड्रिंक्स है। अब अल्कोहल ड्रिंक्स में आपके सारे ही ड्रिंक्स आ गए, उन सभी में यूज़ होती है इथेनॉल। चाहे आप विस्की कंज्यूम करें, चाहे आप रम कंज्यूम करें, तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग इथेनॉल यूज़ करते हैं। मिथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है। मिथेनॉल जो है बहुत ही पॉइजनस होता है नेचर में, और ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज़ और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रखा हुआ है। इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये हाईली पॉइजनस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब ये जो सॉल्यूशंस वाला पार्ट है, सॉल्यूशंस का मतलब है जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन हो गए, लिक्विड सॉल्यूशन हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन हो गए। ये वाला जो चार्ट है इसको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको अच्छे से एक-एक एग्जांपल याद हो जाए, और इसको आप समझ के याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब है कि जैसे अब मैं बोलता हूँ कि हमारी क्लास में अगर मेरे पास कोई 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं। मतलब उनको मैं जो कंटेंट कंज्यूम करा रहा हूँ, मतलब जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से समझ आ जा रही है, सारे के सारे बहुत अच्छे से उसको समझ रहे हैं। लेकिन अब मैं कैसे बताऊँगा कि कौन कितना ज़्यादा उसको समझा? तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक टेस्ट लिया जाता है, आपका एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें जो जितना ज़्यादा परफ़ॉर्म करता है, उतना ज़्यादा हम लोग उसको मानते हैं कि बच्चा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है? तो परफ़ॉर्म करने का मतलब एक परसेंटेज आएगी। अब ये परसेंटेज क्या कर रही है? परसेंटेज आपको अमाउंट बता रहा है। अब ये किस चीज़ का अमाउंट बता रहा है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर था, तो उसमें से ये बच्चे ने कितना यहाँ पर स्कोर करा। ठीक है? 94, 95, 96% जो भी उसका स्कोर रहेगा। तो मीन्स ये उसकी एकेडमिक स्ट्रेंथ को बताएगा। ठीक है? तो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो क्या बताता है? हमारी एकेडमिक स्ट्रेंथ को। सेम चीज़ होती है सॉल्यूशंस के साथ। अब आप सॉल्यूशंस भी यहाँ पर बनाएँगे तो आप किसी भी तरीके का सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को सिर्फ शुगर सॉल्यूशन ही बनाना है, ठीक है? मैंने 10 लोगों को शुगर सॉल्यूशन बनाने को दिया, तो जितने भी लोग यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन को बना कर के लाएँगे, सभी की स्ट्रेंथ अलग-अलग होगी। रीज़न क्या है इसके पीछे? कोई 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी घोलेगा, कोई 3, कोई 10, कोई 12 चम्मच। तो सभी ने यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट अलग-अलग ऐड किया। तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट अलग-अलग ऐड हुआ है, तो सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो भी सभी के लिए यहाँ पर डिफर करेगी। सो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब है ये हमेशा सॉल्यूट के कंपैरिजन में चलेगी, कि आपने कितना सॉल्यूट यहाँ पर ऐड करा है सॉल्यूशन में। ठीक है? और वो भी हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे पर 100 ग्राम या पर 100 वॉल्यूम, जिस भी आप क्वांटिटी को यहाँ पर मेजर करना चाहते होंगे। आप मास वाइज चल रहे हैं, आप मास में कीजिए। आप वॉल्यूम वाइज चलते होंगे, आप वॉल्यूम में कीजिए। बट जनरली ये हमेशा किस में मेजर किया जाता है? ये मास में किया जाता है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज देख लेते हैं। अब जो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ ए है, देखो ए का मतलब यहाँ पर क्या था? ये जो ए है ये हमारे पास कंपोनेंट ए हो गया, और बी है कंपोनेंट बी, मतलब एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो कितना मास हमने ऐड करा सॉल्यूट का, ठीक है, इसे हम रखते हैं ऊपर, और इसे किससे डिवाइड करते हैं यहाँ पर? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से, WA प्लस WB। अभी WA प्लस WB क्या है? WA प्लस WB का मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपने सॉल्यूट का मास भी ऐड कर दिया और सॉल्वेंट का मास भी ऐड कर दिया। और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगी? परसेंटेज। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा किस में हम लोग यहाँ पर बताते हैं, किसी को भी आगे परसेंट में बताई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100% से। तो मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज जैसे मैंने बात करी, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मास परसेंटेज लिखा है। अगर आपको यही चीज़ वॉल्यूम में चाहिए कि भाई ये वॉल्यूम में कितना होगा, अगर ये पूरा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन था, तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब पर आएगा वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। ये हो गया मेरे पास वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला। तो जो मास वाली टर्म थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है वॉल्यूम वाली टर्म से। तो इसी में अब एक एग्जांपल है, जैसे कि ये काम कहाँ पर आएगा, ये पढ़ा तो रहे हैं पर इसका काम क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो, इसका जो यूज़ है वो होता है न्यूमेरिकल्स में। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, स्पेशली अगर मैं इस लेवल पे बात करूँ, चाहे आप बोर्ड के लेवल पे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव के लेवल पे हो, तो अब आपके पास कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि डेफिनेशन लिखी हुई है और आप सीधा आप उठा के आंसर दे दोगे। न्यूमेरिकल भी जो आएगा, उसको पहली बात तो समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उसके बाद उसका आंसर भी आप ही को निकालना है। तो इसका एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे कि हमें क्यों पढ़ाया गया, तो सबसे पहले ये W/W पे आप ध्यान देना है। W/W क्या होता है? W/W का मतलब होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है? अब ये वेट बाय वेट परसेंटेज कहाँ पे लिखी होगी? W/W कहाँ लिखा आएगा? ये लिखा आएगा न्यूमेरिकल्स में। कैसे न्यूमेरिकल्स में आता है? एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास एक 10% सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज मेजर्ड ऑन वेट बाय वेट, ठीक है, ये वेट बाय वेट में यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोल्यूशन बनाने के लिए NaCl लगा होगा और क्या लगा होगा, वाटर लगा होगा। जब ये दोनों मिले होंगे तभी इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया होगा, NaCl सॉल्यूशन। अभी जो NaCl सॉल्यूशन बना है इसको वो कह रहे हैं ये 10% है, कि ये सॉल्यूशन कितना है, ये 10% है। परसेंटेज किस में से निकाली जाती है, 100 में से। तो अगर पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, ठीक है, अगर पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो इसमें NaCl कितना था, सिर्फ 10 ग्राम था। यह है इसका मीनिंग। तो क्योंकि यहाँ पर वेट बाय वेट लिखा है इसलिए मैंने दोनों के आगे यहाँ पर ग्राम लिखा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें वो 10 ग्राम होगा, किसके अंदर, 100 ग्राम NaCl सोल्यूशन के अंदर। तो फिर वाटर का मास कितना रहा होगा, आप 100 में से 10 हटा दो तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो वाटर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट आपको बस इतना बताना चाहता था कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन बना है तो ये वाटर के साथ बना होगा, एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि, तो 90 ग्राम इसके अंदर वाटर हो गया, 10 ग्राम हो गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो ये होती है आपकी वेट बाय वेट परसेंटेज। अब इसी में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज पे। तो खैर वॉल्यूम परसेंटेज की मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, जिसको हम लोग अब V बाय V परसेंटेज भी पढ़ेंगे। तो इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा, हम लोग हमेशा सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं क्योंकि मेरे को अमाउंट यही देखना है कि मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड कर रहा हूँ हमारे सोल्यूशन में। तो वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है, पहले कंपोनेंट का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी और मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये आपको बता देगा यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब जैसे पीछे W बाय W था वैसे ही अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा V बाय V, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है और पीछे जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, अब इन दोनों को कर देते हैं कंबाइन, ठीक है। कंबाइन कैसे, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं मींस मैं मास लूं किसका, ए का ऊपर, ये जो W बाय V है, W बाय V का मतलब है ऊपर तो मास आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूट के लिए चलती है और नीचे वाली क्वांटिटी किसके लिए चलती है, ये चलती है हमारे पास सॉल्यूशन के लिए। तो यहां से एक नई टर्म निकल करके आ जाती है, W बाय W था, एक था V बाय V और अब आ जाएगा W बाय V, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी आप अपने आसपास सॉल्यूशंस देखते हो मोस्टली जो कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हो सकते हैं या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वहां पे हमेशा W बाय V परसेंटेज का यूज किया जाता है। आप सभी ने यहाँ पर खांसी की दवाई या नॉर्मल जितने भी सिरप्स हैं पिए होंगे, चाहे वो किसी भी चीज के हो। जब भी आप उस बॉटल को अगर पीछे देखेंगे जहां पर उसकी कंपोजिशन लिखी हुई होती है, जहां पर सॉल्ट्स लिखे हुए होते हैं, तो सॉल्ट का नाम लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा ये 2 mg 3 mg है, और कभी कभी ये लिखा हुआ होता है 5% और ब्रैकेट में लिखा होगा W बाय V, या कंपोजिशन के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा W बाय V। तो मोस्टली जो कंसंट्रेशन है केमिस्ट्री में वो किस में मेजर की जाती है, हमेशा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, मींस W बाय V परसेंट में। अब ये W बाय V को समझते हैं, W बाय V आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको कैसे समझेंगे, इसको लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल से। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड W बाय V। अब यही सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है लेकिन ये 10% हो गया और ये W बाय V हो गया। मीन्स जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आपका सोल्यूशन है, तो वो 10, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है तो वो 10% है, 10% उसका वेट ले रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड कितना है, 10 ग्राम, ठीक है। लेकिन परसेंटेज किस में से निकलती है, ये निकलती है 100 में से, और ये वेट बाय वॉल्यूम था। तो आप वॉल्यूम कितना लेकर के चलोगे यहाँ पर, 100 ml। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कितना था हमारे पास, ये था 100 ml। तो ये सॉल्यूशन, तो ये जो डेफिनेशन है आपको यही बता रही है कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तभी इसको लिखा गया है 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और वो भी वेट बाय वॉल्यूम मेजरमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता है कि जो मेरे पास वाटर है वो 90 होगा, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपने वॉल्यूम कंपैरिजन कर रहे हो। एक जगह तो मैं लिख दूं अगर NaCl प्लस H2O, इन दोनों ने मिलकर के सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन आपने 100 ml बोला और 100 ml सॉल्यूशन में कितना था, 10 ग्राम NaCl था। तो अब मैं इसमें 100 में से ये 10 तो नहीं माइनस कर सकता, मैं क्यों नहीं माइनस कर सकता हूँ, ये ml में है और ये ग्राम में है, ठीक है। तो इस बार H2O के जो क्वांटिटी है वो मेरे लिए अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा डेंसिटी को। अगर आप डेंसिटी यूज करते हो तो आप सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, सोल्यूशन को आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो किस में, मास में, तब जाकर के आप बता सकते थे
कि वाटर इसके अंदर कितना ग्राम रहा होगा। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम जो है, वेट बाय वॉल्यूम में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का तो मास कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम किसका कंसिडर कर रहे हैं, सॉल्यूशन का। तो ये भी आपके पास एक मेथड होता है यहाँ पर किसको एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीएम। तो देखिए पीपीएम क्या है, ये पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में मेरे पास कितने पार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये पार्ट्स किसके होंगे, ये पार्ट्स होते हैं हमेशा हमारे पास सॉल्यूट के। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर मैंने बनाया है तो उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो जाता है, कि अगर मैं उसको 100 ग्राम में ढूंढूं, मीन्स अगर 100 ग्राम या 100 ml में ढूंढूं, तो मेरे को शायद सॉल्यूट का एक भी पार्टिकल ना मिले। तो इसलिए मेरे को ये स्केल बढ़ाना पड़ेगा और अब मैं जाकर के 1 मिलियन पार्ट में इसको ढूंढूंगा, सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में ढूंढूंगा, तो जाकर के मुझे सॉल्यूट के ना ट्रेसेस मिलेंगे। ट्रेसेस मतलब बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर कुछ उसकी जो क्वांटिटी है वो देखने को मिलेगी। तो ये पार्ट्स पर मिलियन इसीलिए यूज किया जाता है, अगर सॉल्यूट बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सप्रेस की जाती है पीपीएम में या फिर पार्ट्स पर मिलियन में। तो अब ये पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। भाई अगर परसेंटेज 100 में से निकाली जाती थी, तो ये जो पार्ट्स पर मिलियन है किस में से निकाले जाएंगे, अब आप 100 से तो मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, अब आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर 10 की पावर 6 से। तो सेम फॉर्मूला है, मास ऑफ कंपोनेंट है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि पीछे था, वहां पर मल्टीप्लाई 100 से हुई थी और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रखी है, 10 की पावर 6 से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, सपोज अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन्स अबाउट 3 इंटू ये 10 रेज टू द पावर -3 है। ठीक है, 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज। तो आपको बताया गया है कि 1 लीटर का जो वाटर सप्लाई आ रहा है उसके अंदर इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन यहाँ पर डिजोल्व है। तो आपसे मास परसेंटेज पूछा है क्लोरीन का। अब जो मास परसेंटेज पूछा गया है, सबसे पहले आप ये देखो कि 1 लीटर पानी में कितना ग्राम क्लोरीन है। तो यहां पर वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, ये 1 लीटर है, मींस मेरे पास सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर हो गया। और जो मास है क्लोरीन का, क्लोरीन यहां पर क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा आपके पास सॉल्यूट। तो ये जो आपके पास क्लोरीन है ये बन गया 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम। तो हम लोग अगर मास परसेंटेज को निकालें, तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, मास परसेंटेज अगर मेरे को क्लोरीन की निकालनी है तो मैं ऊपर क्लोरीन का मास लिखूंगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा है, तो हम लोग 1 लीटर जो वॉल्यूम है, हम लोग वेट बाय वॉल्यूम पे चलते हैं, तो मैं नीचे 1 लीटर लिखता हूँ। अब देखो जो 1 लीटर है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं हमारे पास, 1000। तो मैं इसको कर देता हूँ 1 इंटू 1000। अब ये आ गया ml में, फिर इसको मल्टीप्लाई कराओगे आप 100% से, तो ये आ जाएगी आपके पास क्या चीज, ये आ गया आपके पास मास परसेंटेज। अब बात ये आती है कि मैंने यहाँ पर ये 1 इंटू 1000 ही क्यों किया। अगर आप लोगों को पता हो तो वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है हमारे पास 1 ग्राम पर ml। ठीक है, 1 ग्राम पर ml, ये किसकी डेंसिटी है, ये है वाटर की डेंसिटी। सो वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। तो 1 ml वॉल्यूम पे 1 ग्राम बनता है। यहां पर वॉल्यूम कितना था, यहां पर वॉल्यूम था हमारे पास 1 लीटर। तो 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो अगर 1 मिलीलीटर पे 1 ग्राम बन रहा है, तो 1000 ml पे कितना ग्राम बनेगा, तो 1000 ml पे बनेगा आपके पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का मास हमेशा हम लोग कितना लेकर के चलते हैं, 1000 ग्राम लेकर के चलते हैं। अगर वो 1 कितना है आपके पास, 1 लीटर है, तो 1 लीटर पे आप लोगे 1000 ग्राम, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर 1000 किया था। ठीक है, ये वॉल्यूम नहीं है, नीचे भी हमने वाटर का मास ही कंसिडर किया है। और वो कैसे निकाला था, डेंसिटी से। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो भाई आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर मैं डेंसिटी की जगह 1 लिख दूं तो मास आएगा यहाँ पर, और वॉल्यूम में कितना लेकर के चल रहा हूँ, वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर विच इज 1000 ml। तो मास भी आ गया आपके पास 1000 ग्राम। ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे मास परसेंटेज आ गई। अब ये जो मास परसेंटेज आई है ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली ये बचेगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 है, 1 जीरो और ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो ये मास परसेंटेज आप खुद देखो, 3 हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर किससे, 10 की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 10,000 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इतना छोटा आएगा ये मास। तो इसलिए अब इसकी जो परसेंटेज है वो हम लोग देखेंगे पीपीएम में।
अगर मैं पीपीएम की बात करूं, क्लोरीन का जो पीपीएम है वो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 था। मैंने ये वाली क्वांटिटी उठाई है, ठीक है, जो कि इसका हम लोग मास निकाल रहे थे। जब ऊपर क्या आया, ऊपर आया क्लोरीन का मास डिवाइडेड बाय वाटर का मास। अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 मिलियन से, ठीक है, क्योंकि जब इसकी मास परसेंटेज निकाली तो वो इतनी छोटी आई। अब पीपीएम में देख लेते हैं कितना आ जाएगा। भाई पीपीएम में कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ पर ऊपर 6 माइनस 3 करेंगे तो ऊपर 3 जीरो बचेंगे और नीचे भी 3 जीरो लगे हुए हैं, ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया आपके पास 3 पीपीएम। तो ये होता है पीपीएम का काम। तो यहाँ पर पीपीएम आपके काम आता है जहां पर मेरे पास सॉल्यूट बिल्कुल ट्रेसेस में प्रेजेंट होगा या इतने छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होगा कि मास परसेंटेज में बिल्कुल ना के बराबर आ रहा होगा। तो हम लोग उसको ज्यादा बेटर किस में यहाँ पर दिखा देते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप इसको पीपीएम में एक्सप्रेस करते तब। तो आई होप कि आपको ये पीपीएम वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक नई क्वांटिटी की तरफ जिसका नाम है मोलैरिटी। अभी जो मोलैरिटी है इसके एक दूसरा पार्ट आएगा वो जो कि मोलैलिटी भी होता है। ये चीज़ें आपने क्लास 11 में पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी से अगर शुरुआत करें, मोलैरिटी है क्या और इसको इतना वाइडली क्यों यूज़ करा जाता है। देखिए अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का एक तो होता है फॉर्मूला मोलैरिटी निकालने का, लेकिन मोलैरिटी की आपको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मोलैरिटी है क्या। अगर मोलैरिटी की आप बात करो या मोलैरिटी को समझो तो मोलैरिटी आपको बस इतना बताती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। अगर मैंने सॉल्यूशन 1 लीटर का लिया है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में मुझे कितने मोल्स मिलेंगे सॉल्यूट के, वही मेरी मोलैरिटी हो जाएगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में यहाँ पर कितने मोल्स यहाँ पर सॉल्यूट के प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इसको डिवाइड कराएंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर ये लीटर में नहीं है, ये एमएल में होगा तो आप 1000 से डिवाइड कराओगे और वो 1000 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, मीन्स वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसी का एक दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि अगर ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हो आप और नीचे वॉल्यूम लिख रहे हो और ये वॉल्यूम एमएल में है तो आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई करा दो, आप ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 1000 से। तो लीटर होगा तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं और एमएल में होगा अगर वॉल्यूम तो आपको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब बात आ जाती है नंबर ऑफ मोल्स पे कि ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। ये आपको कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स इसको कैसे निकाला जाता है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जिस भी कंपाउंड की यहाँ पर बात करी होगी उन्होंने, अगर वो ग्लूकोज बोल रहे होंगे कि ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है, वो कभी कहेंगे यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो इथेनॉल है, तो उसका मास दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, भाई वो तो मेरे पास गिवन मास हो गया। मोलर मास कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूले से। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो आप क्या कर सकते हो, उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दो उसकी एटोमिसिटी से जो फॉर्मूले में बन रही है, फिर सबको ऐड कर दो तो मोलर मास आ जाता है। जिन बच्चों को नहीं भी कैलकुलेट करना आता है, आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको पूरा मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो अभी आप सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले पे ध्यान देना कि इसके कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर डिवाइड कर दी जाए अवोगाड्रो नंबर से तो भी आपको क्या पता चल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स में आयंस भी आ गए, पार्टिकल्स में एटम्स भी आ गए और पार्टिकल्स में आपके पास मॉलिक्यूल्स भी आ गए, ये सभी पार्टिकल्स हैं। तो अगर आप इनको डिवाइड करा दोगे एवोगाड्रो नंबर से तो भी नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम जो कि आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है, जितना भी वो क्वेश्चन में देखिए इतना वॉल्यूम बना रहा है एसटीपी पर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो इससे भी आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। अगर मैं बात करूं किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है, वो एसटीपी पर हमेशा कितना वॉल्यूम बनाता है, अपना 22.4 लीटर। तो जब भी गैस 1 मोल होगी, 1 मोल मतलब अपने मोलर मास के बराबर होगी, तो वो 22.4 लीटर बनाएगी एसटीपी पर। तो अब क्वेश्चन में जितना भी वॉल्यूम दे रखा है, वो कहीं कभी कहेंगे 11.2 लीटर दे रखा है, तो आप उस 11.2 को किससे डिवाइड कराओगे, 22.4 से, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पता चल जाएंगे। तो ये तो थी मोलारिटी वाली बात कि मोलारिटी को हम लोगों ने कैसे समझा। मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, और वो भी हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जा सकते हैं, 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं, ये हैं वो 3 फॉर्मूले जिससे आप नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकाल सकते हो। तो इसकी जो यूनिट है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास। अगर इसकी हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट में आप देखिए कि सबसे पहले ऊपर तो मोल आ रहा है और नीचे आ रहा है वॉल्यूम जो कि है लीटर में, तो इसकी यूनिट की हो जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है, या मोल लीटर इनवर्स, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है मोलारिटी को, और जब भी इसका आंसर आता है तो हम बोलते हैं 2 मोलर, 3 मोलर या 4 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे, जो कि है आपके पास मोलालिटी। देखिए मोलालिटी की बात करते हैं, मोलालिटी क्या है। मोलालिटी में और मोलारिटी में एक चीज का डिफरेंस है, वहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, बट हमने क्या बोला था मोलारिटी में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, इसको बोला जाता है मोलारिटी। सो मोलालिटी का जो फॉर्मूला है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, फिर से सॉल्यूट के ही रहेंगे ये, और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थी, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ये आपके पास किस में होना चाहिए, ये केजी में होना चाहिए। अगर ये केजी में नहीं होगा तो ये ग्राम में होगा, मोस्टली ये ग्राम में ही होता है। अगर ग्राम में हो तो आप डिवाइड कराओगे 1000 से, वो 1000 फ्रैक्शन में सबसे ऊपर जाएगा, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी अब, 1000 से। तो मैं इसको लिख देता हूँ n इंटू 1000 अपॉन मास, और वो भी कब, जब ये ग्राम में होगा। तो ग्राम में होगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 से। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने, नंबर ऑफ मोल्स के पीछे मैंने फॉर्मूले आपको सारे बता दिए थे। यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर मोल आ रहा है और नीचे आ रहा है केजी, तो इसकी यूनिट बन गई हमारे पास मोल केजी इनवर्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं मोलल, जब भी आपके पास आंसर्स निकलेंगे तो 3 मोलल, 4 मोलल, 5 मोलल सोल्यूशन। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते थे, कैपिटल एम से, और मोलालिटी को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, स्मॉल एम से। ये है आपके पास मोलालिटी। तो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में जो डिफरेंस है, डेफिनेशन से आप समझे होंगे। फॉर्मूला जो है दोनों को निकालने का, एक में यूज होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और एक में यूज होता है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही दोनों में बने रहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है मोलारिटी वर्सेस मोलालिटी, कि अगर मेरे को स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करने के लिए मोलारिटी का ऑप्शन दिया जाए और मोलालिटी का ऑप्शन दिया जाए तो मैं इसमें क्या चूज करूंगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इन दोनों में हमेशा मोलालिटी प्रेफर होती है। तो मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि मोलालिटी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं मोलारिटी के ऊपर। देखिए जो मोलारिटी है, मोलारिटी का अगर मैं फॉर्मूला आपको बोलूँ तो मोलारिटी के फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा कि मोलारिटी के फॉर्मूले में ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, लेकिन नीचे आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी जो वॉल्यूम है ना, ये एक फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसका नाम है टेम्परेचर। अगर आपको पता हो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर के। अगर वॉल्यूम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है हम लोग अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट करें, या लैब में कोई केमिकल यहाँ पर बनाते हैं, कोई सोल्यूशन बनाते हैं, मैं उसकी मोलैरिटी उसकी बॉटल के पीछे छाप देता हूँ, ठीक है, कि इसकी मोलैरिटी इतनी है। अब जो लैब थी, जिस लैब में मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उस लैब का जो टेम्परेचर था वो 22 डिग्री सेल्सियस था फॉर एग्जाम्पल। अब ये नेक्स्ट जिस लैब में गया, जो लैब नंबर 2 है मेरे पास, वो किसी और सिटी में लोकेटेड है, और वहां पर जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। तो अब उस बॉटल को जब ओपन किया जाएगा और अगर वहां पर दोबारा से इसकी मोलैरिटी चेक करते हैं ना, वो मोलैरिटी डिफर कर जाएगी। मतलब मैंने जो मार्क करी थी, मैंने मार्क करी हो सकता है एग्जांपल ये 10 मोलर रही हो, लेकिन जब वो लोग इसको चेक करेंगे तो उन लोगों को चेक करने पे ये 10 मोलर नहीं आएगी, ये 10 मोलर से लेस हो जाएगी। हो सकता है ये आंसर 8 मोलर रह जाए। तो अब ये मोलैरिटी में इतना डिप कैसे आ गया, ये नीचे कैसे चली गई। इसके पीछे रीजन ये है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, 22 से कितना हो रहा है 32। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये होता है रीजन यहाँ पर मोलैरिटी को ना प्रेफर करने का। मोलैरिटी जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मोलैलिटी में टेम्परेचर की कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती है, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है, वहां पर नीचे आता था मास। अगर मोलैलिटी के फॉर्मूले की बात करें तो ऊपर तो आप नंबर ऑफ मोल्स ही यूज करोगे, बट नीचे तो मास यूज करोगे ना। अब मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, और नंबर ऑफ मोल्स वैसे भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स की बात करें या मास की बात करें, दोनों क्वांटिटीज ऐसी लगी हुई हैं जो कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। इसलिए मोलैलिटी को एक ज्यादा बेटर टर्म माना जाता है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए या स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करने के लिए ओवर मोलैरिटी।
मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ वैरी कर सकती है, मोलैलिटी यहाँ पर टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करेगा। तो इसी के साथ आई होप कि आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस जो है समझ आया होगा, और ये भी पता चला होगा कि मोलैलिटी क्यों प्रेफर की जाती है मोलैरिटी के ऊपर। अब इसके बाद इसमें एक अगली टर्म आएगी जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो देखते हैं ये मोल फ्रैक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मोल, उसके आगे लिखा है फ्रैक्शन, मीन्स मोल्स का फ्रैक्शन। अब जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें मेरे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कंपोनेंट ए, एक होगा कंपोनेंट बी, जो कि मिलकर के क्या बना देगा, सॉल्यूशन। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये मोल फ्रैक्शन किसका होता है, ये होता है कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट ए के मोल्स और कंपोनेंट बी के मोल्स का फ्रैक्शन। कैसे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। तो अगर मैं एक्स ए की बात करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है कि कितने मोल मैंने ए के लिए थे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। मींस ए के मोल्स से ए के मोल्स और बी के मोल्स जोड़ दो और डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको क्या बता देंगे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बता देंगे। और अगर मैं बी के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो भाई बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखे जाएंगे और वही फिर से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है आपके पास अभी जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वो एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन अगर गैसियस फेज के मोल फ्रैक्शन पे जाते हैं ना, इसको वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास गैसियस फेज के लिए होता है। गैसियस फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई से डिनोट होता है, या वेपर फेज में वाई से डिनोट होता है। सो इसकी भी अभी हम आगे बात करेंगे पर्टिकुलरली, जब ये आगे एक वेपर प्रेशर वाला जब टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ इतना समझो, एक्स से जो है वो Na अपॉन Na प्लस एन बी है, और जो वहाँ पे एक्स बी है वो आपका एन बी अपॉन Na प्लस एन बी है। अब अगर मैं एक्स ए और एक्स बी को जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा, अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ दूं तो आंसर आएगा आपके पास 1। तो कोई भी दो कंपोनेंट्स जो कि किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं, अगर उनके मोल फ्रैक्शन ऐड कर दिए जाएं तो उनका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल आएगा, उनका सम, ठीक है। ये 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद देखो ये Na अपॉन Na प्लस एन बी था, एन बी अपॉन Na प्लस एन बी है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एलसीएम Na प्लस एन बी आएगा, ऊपर ये दोनों ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा 1। तो अगर आपको एक्स से पता है तो आप एक्स बी कैसे निकालोगे भाई, 1 माइनस एक्स से करके, ठीक है। अगर आप किसी एक के लिए सॉल्व कर चुके हो, आप दूसरे के लिए पूरा सॉल्व मत करो, 1 में से अपना पहला वाला आंसर माइनस कर देना, तो दूसरे कंपोनेंट का भी जो मोल फ्रैक्शन है वो आपको पता चल जाएगा। अगला आ जाते हैं एक नई टर्म पे जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। अभी जो नॉर्मेलिटी है, ये नॉर्मेलिटी निकालने में बच्चों को खास प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स हमारे पास यूज होती थी, और यहाँ से वो जो फॉर्मूला आता है उसके बेसिस पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग कहाँ फंसोगे, तो इसलिए ध्यान से समझना। ये जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट के, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो नीचे हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब फिर से वही चीज, अगर ये लीटर में नहीं है तो ml में होगा, तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये वापस से किस में आ जाएगा, आपके पास लीटर में आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में अब ये नई टर्म के आ गई, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप समझो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास मास, जो आपको दे रखा होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। जो भी मास सॉल्यूट का क्वेश्चन में गिवन है उसको किससे डिवाइड कराना है हमें, यहाँ पर उसके सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास से। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं, देखो इसका भी आप फॉर्मूला समझो, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, एसिडिटी और बेसिसिटी। तो वैलेंसी यहां पर ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और एक्सचेंज इन द रिएक्शन। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जा रहा है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे, मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ये एसिडिटी बेसिसिटी ये सब क्या चीज होती है। देखिए, अगर हम लोग बात करें एसिड्स की, मैं यहाँ पे एसिड्स लिखता हूँ, ये H2SO4 है,
एक आपके पास एसिड HCl है, एक एसिड HNO3 है। तो एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स की होती है आपके पास बेसिसिटी, और जो बेसेस होते हैं उनकी होती है एसिडिटी, ठीक उल्टा। अब एसिड्स की जो बेसिसिटी है, ये बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी का मतलब होता है किसी भी एसिड के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है जिनको वो यहाँ पर आयनाइजेबल, जो कि यहाँ पर वो आयनाइज कर सकता है, या जो आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस है। H2SO4 अगर अपने हाइड्रोजन लूज करेगा तो उस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन ये लूज कर सकता है, मीन्स आयनाइज कर सकता है। HCl सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रखता है, वो आयनाइज हो जाती है। HNO3 भी एक रखता है, ये आयनाइज हो जाती है। तो अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो हो गई 2, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, H2SO4 को अगर मैं आयनाइज करूँ वाटर में तो ये क्या करेगा, ये 2H पॉजिटिव लूज कर देगा अपने, और एक बनाएगा ये SO4 2 नेगेटिव। तो इसने 2H पॉजिटिव लूज करे ना, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 2। तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। HCl की बेसिसिटी आपको 1 मिलेगी, और HNO3 की भी जो बेसिसिटी है वो आपको 1 देखने को मिलेगी। सो बेसिकली जो बेसिसिटी है वो आपको क्या बताती है, सिर्फ कितने H पॉजिटिव आयंस को एसिड यहाँ पर लूज कर सकता है। इसी के रिवर्स अगर हम लोग चलें, इसी का रिवर्स जो है, इसी का रिवर्स है आपके पास यहाँ पर एसिडिटी। तो देखो एसिडिटी को समझते हैं। अभी एसिडिटी क्या है? एसिडिटी होगी बेसिस की, तो ये होती है फॉर बेस। कुछ बेस के एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे बेस मेरे पास हो सकते हैं। तो सभी बेसिस के पास एक चीज कॉमन होती है, वो है OH आयन। जैसे हर एक एसिड में H पॉजिटिव आयन कॉमन है, वैसी बेसिस में एक आयन कॉमन है, वो है OH नेगेटिव आयन, मींस हाइड्रोक्सिल आयन। तो जब भी बेसिस को वाटर में आयनाइज किया जाता है, ये अपना OH नेगेटिव आयन वहां पर जाकर के लूज कर देते हैं। तो कितने OH नेगेटिव आयन कोई बेस लूज करेगा, ये बन जाएगी उसकी एसिडिटी, ठीक है। जैसे NaOH है, इसकी अगर आप लोग एसिडिटी की बात करो, NaOH की अगर मैं एसिडिटी यहाँ पर लिखूं तो इसकी एसिडिटी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर एसिडिटी कितनी है, 2। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, ये आप देख सकते हो, OH होल ट्वाइस लिखा है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। ये दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। तो इक्विवेलेंट मास, अब बारी आती है आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे। तो पहली बात एसिडिटी और बेसिसिटी समझ आनी चाहिए, फिर बारी आती है इक्विवेलेंट मास की। तो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कर लेते हैं, चलो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मोलर मास डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लगेगी। भाई क्या बेसिसिटी है इसकी, H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो कितनी है हमारे पास, 2। तो H2SO4 का जो मास है, H2SO4 का मास, अगर हम मोलर मास की बात करें तो देखो मोलर मास में यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। H2SO4 हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है, तो 16 4 जा 64, 64 प्लस 32 ये आ जाएगा आपके पास 96, 96 प्लस 2 98 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास इसका मोलर मास 98 ग्राम पर मोल। तो ऊपर तो हम मोलर मास रखते थे, इसका फॉर्मूला था, ठीक है, इसके फॉर्मूले में क्या था, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी इसकी कितनी है, 2, तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया हमारे पास, 49। तो ऐसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट मास। अब बात ये आती है कि जो एसिड्स होते हैं, क्या एसिड्स में जितने हाइड्रोजन लगे हैं वो सारे के सारे हमारे पास रिप्लेसेबल होते हैं? ऐसा नहीं होते। इसके लिए थोड़ा आपको कंपाउंड्स का नॉलेज होना चाहिए। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑक्सालिक एसिड, COOH, ये है ऑक्सालिक एसिड। इस ऑक्सालिक एसिड की भी बेसिसिटी कितनी है, 2, ठीक है। ये ऑक्सालिक एसिड था, इसकी बेसिसिटी आपने कह दी 2। तो इसके फॉर्मूले में 2 ही हाइड्रोजन थे, और वो दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे लगे हुए हैं, ऑक्सीजन से। तो ये जो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से लगी हुई होती है, आयनाइजेबल होती है, तो 2 ऑक्सीजन आपको मिली। अब मैं आपके सामने लिखता हूं एक और कंपाउंड जिसका नाम है CH3COOH। ये जो CH3COH है, ये है एसिटिक एसिड। अब इसके एसिटिक एसिड के फॉर्मूले में कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसी है जो ऑक्सीजन के साथ लगी है, बाकी 3 हाइड्रोजन ऐसी हैं जो कार्बन के साथ लगी है। तो जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगी होती है वो आयनाइजेबल नहीं होती है। तो इसके फॉर्मूले में आ तो 4 हाइड्रोजन रही हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी सिर्फ कितनी होगी, 1।
तो एसिटिक एसिड की बेसिसिटी 1 होती है। देखने में 4 लग रही थी बट होती नहीं है। इसकी बेसिसिटी 1 रहेगी क्योंकि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेसेबल होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ लगी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बेसिसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप ऑक्सीजन के साथ देख लेना हाइड्रोजन कितनी लगी हुई है एसिड्स में। तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एटलीस्ट बेसिक भी अगर आपको पता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो आप ये एसिडिटी बेसिसिटी में प्रॉब्लम नहीं करोगे, आप इजीली इसको बेसिसिटी को कैलकुलेट कर लोगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। ये हमारे चैप्टर की सबसे पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस मेनली जो टॉपिक था वो कवर किया है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ फॉर्मुलेस के बारे में बताया कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मुले हैं जिनका हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे पर्टिकुलरली इसके क्वेश्चंस। जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं सबके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ पीवाईक्यूज भी यहाँ पर देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि हमारे पास कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए जरूरी होते हैं। सो आप प्लेलिस्ट पूरी एक्सप्लोर कीजिएगा। आपको वहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में।